हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक इतिहास की दुनिया, अध्याय 6 वन्य समाज और उपनिवेशवाद, भाग 1। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। प्रारंभ से ही भारत में वन संपदा एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में रहा है। लगभग 22 से 25% भारत की भूमि वनों से आच्छादित है, जहाँ अनेक जातियाँ एवं जनजातियाँ निवास करती हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये लोग भारतीय प्रायद्वीप के मूल निवासी हैं। यही वजह है कि उन्हें आदिवासी कहा जाता है। भारत में इनकी आबादी अफ्रीका के बाद सर्वाधिक है। आदिवासियों और वनों के बीच एक सहजीवी संबंध है। जनजातीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के साथ वनों का संबंध बहुत ही गहरा है। भोजन, ईंधन, लकड़ी, घरेलू सामग्री, जड़ी बूटी, औषधियों, पशुओं के लिए चारा और कृषि औजारों की सामग्री के लिए ये वनों पर आश्रित रहते हैं। उनकी संस्कृति भी वनों से प्रभावित होती है। वे अनेक वृक्षों की पूजा करते हैं। वन्य समाज में रहने वाले जनजातियों ने अपने आप को वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जातीय आधार पर समाज में रखा है। उदाहरण के लिए पहाड़िया, चेरू, कोल, उरांव, हो, संथाल, चुआर, खरिया, भील, मुंडा आदि। भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है, जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। गोंड इस देश की दूसरी बड़ी जनजाति है, जो अधिकांशतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में पाई जाती है। संथाल भारत में तीसरी बड़ी जनजाति है, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इन्हीं प्रदेशों में उरांव, मीना, मुंडा, खोंड आदि जनजातियाँ भी हैं। 18वीं शताब्दी के पहले तक ये जनजातियाँ वन संपदा का प्रयोग अपने जीविकोपार्जन के लिए करती थीं। इनका जीवन बहुत ही सीधा होता था और सामाजिक जीवन में ये लोग अहस्तक्षेप की नीति अपनाते थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक ये विदेशियों के उपनिवेशवाद के शिकार बन गए। यही वजह थी कि उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ कई सशस्त्र विद्रोह किए, जिसकी पूर्णाहुति सन 1857 की क्रांति एवं आगामी क्रांतियों में हुई। यद्यपि आगे चलकर उनके लिए कुछ सुधारात्मक आदेश पारित किए गए, फिर भी सीधे साधे वन में जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासियों के अस्तित्व का सहारा क्यों लिया, यह जानने के लिए हमें वन्य समाज एवं उनकी तत्कालीन संस्कृतियों के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले राजनीतिक जीवन। 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कबीलों में बटा हुआ था। सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता के कारण प्रत्येक जनजाति एक मुखिया के तहत संगठित थी। मुखिया का मुख्य कर्तव्य कबीला को सुरक्षा प्रदान करना था। धीरे धीरे ये मुखिया कबीलों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिए। इन्होंने अपने लिए बहुत से विशेषाधिकारों को भी प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली। जनजातियों का मुखिया बने रहने के लिए इनका युद्ध कौशल एवं सुरक्षा देने के कार्य में सक्षम होना अनिवार्य था। इनकी स्वयं की शासन प्रणाली थी। शासन प्रणाली में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। परंपरागत जनजातीय संस्थाएं वैधानिक, न्यायिक तथा कार्यपालिका शक्तियों से निहित थी। बिहार के सिंहभूम में मानकी व मुंडा प्रणालियाँ और संथाल परगना में मांझी व परगनैत प्रणालियाँ आज भी प्रचलित हैं, जिनका संचालन मुखियाओं द्वारा किया जाता है। अंग्रेजी शासन के समय उनके द्वारा प्रलोभन दिए जाने के कारण अधिक संख्या में ये मुखिया अंग्रेजों के हिमायती होने लगे और कठोरता से राजस्व वसूली में उनका साथ देने लगे। हालांकि बाद में राजनीतिक दृष्टिकोण से जब आदिवासियों का शोषण किया जाने लगा, तब उन्होंने भी कई जगहों पर समाज के लोगों का साथ दिया। अब आइए देखते हैं उनका सामाजिक जीवन। आदिवासी सीधे साधे सरल प्रकृति के थे। आमतौर पर वे स्वयं को शेष समाज से अलग रखते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया। आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से उन्होंने कबीला के सरदारों को जमींदार का दर्जा दे दिया। वन्य समाज के अंदर ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ को भी बढ़ावा दिया गया, जिससे उनकी सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। जंगल से उनके गहरे रिश्ते को भी तोड़ दिया गया। वे जंगलों से लकड़ी काटते थे और उसका प्रयोग ईंधन के रूप में करते थे। पशुओं का चारा भी जंगलों के घास से इकट्ठा करते थे। उनका मुख्य शौक और मनोरंजन का साधन हिरन, तीतर और अन्य छोटे पशु पक्षियों का शिकार करना था। इनका सामाजिक जीवन इतना सादा था कि ये स्वच्छंदता पूर्वक जीवन बिताते थे। नाच और गाना इनका महत्वपूर्ण शौक था। ये खेती गृहस्थी करते थे। सामाजिक जीवन में उनके संगीत एवं नृत्य कला पर भी कृषि कार्य के विभिन्न पहलुओं का पूरा प्रभाव था। चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को उनका सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल मनाया जाता था, जो आज भी प्रचलित है।
आदिवासी समाज की महिलाएं अपने समाज में पूर्ण रूपेण स्वच्छंद थी और जीविकोपार्जन में वे पुरुषों का हाथ बटाती थी। उपनिवेशवाद की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजी सरकार ने छोटे शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि बड़े जानवरों का शिकार करना मना नहीं था। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जंगली एवं बर्बर जानवर आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे यहाँ के लोगों को सभ्य बनाएंगे। परिणाम यह हुआ कि जानवरों की कई प्रजातियाँ विलुप्त होने के लगी। इस तरह वन्य जीवन के सामाजिक पर्यावरण को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट करने की पूरी कोशिश की, जिससे उनके प्रति विरोध का भाव पैदा हुआ। आइए अब देखते हैं उनकी आर्थिक जीवन। वन्य समाज की आर्थिक जीवन का आधार कृषि था। वे जगह बदल बदल कर घुमंतु, झूम या पोडू विधि से खेती करते थे। जब उन्हें लगता था कि उनके खेत अब उपजाऊ नहीं रह गए हैं, तब वे जंगल साफ कर नई जमीन तैयार कर लेते थे। खेती की इस व्यवस्था को अंग्रेजों को लगान निश्चित करने और उनकी वसूली करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अतः अंग्रेजी सरकार ने इस पर रोक लगा दी। जमीन पर अत्यधिक लगान और उसकी वसूली के अत्याचारपूर्ण तरीकों ने आदिवासियों में उनके प्रति क्षोभ उत्पन्न कर दिया। अनेक समुदायों को अपना गृह स्थान परिवर्तन करना पड़ा। बाद में ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध कर प्रदर्शन किए। आदिवासियों में खेती के अलावा अन्य उद्योग धंधों का भी प्रचलन था। वे हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, रबड़ आदि के व्यापार के साथ साथ लाह तैयार करने का काम भी करते थे। ये पलास, बैर एवं कुसुम के पेड़ पर लाह के कीड़े पालते थे और कारखाने में उससे लाह तैयार किया जाता था। सन 1870 से यहाँ लाह कारोबार की उन्नति होने लगी। ये लोग तसर उद्योग भी करते थे। 19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेजों ने रेल की पट्टी एवं रेल के डब्बे की सीट बनाने के लिए जंगलों की कटाई शुरू कर दी, जिससे आदिवासी जनजीवन पर कुठाराघात हुआ। डाइट्रिच बैडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने सन 1864 में वन सेवा की स्थापना की तथा सन 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया एवं जंगल को लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया। इससे आदिवासियों के आर्थिक जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन भी प्रभावित हुआ। अंग्रेजी सरकार ने यहाँ के जमीन से अब राजस्व प्राप्त करने के लिए जमींदारी व्यवस्था लागू की। अब जमींदार, महाजन और साहूकारों द्वारा ये आर्थिक शोषण के शिकार होने लगे। धीरे धीरे वे किसान से मजदूर होते गए और उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। उन्हें कहीं न्याय नहीं मिलता था। पुलिस भी उनकी मदद नहीं करती थी, उल्टे वह महाजनों का ही साथ देती थी। कर्ज के बदले उनके खेत, मवेशी आदि को महाजनों ने हड़प लिया। ऐसे में कभी कभी इन आदिवासियों को स्वयं को भी गिरवी रखना पड़ता था। फलतः उनका आर्थिक एवं शारीरिक शोषण बढ़ गया। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जातीय आधार पर संथाल, कोल, मुंडा आदि के रूप में अपने आप को संगठित किया, परंतु इस संगठन के द्वारा कभी भी उन्होंने अपने समूह पर आक्रमण नहीं किया। आइए अब देखते हैं उनकी धार्मिक जीवन को। वन्य समाज के ये आदिवासी शुरू से ही अहस्तक्षेप की नीति के पोषक थे। अपने समाज के अंदर किसी भी तरह के विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए वे सशस्त्र तैयार रहते थे। भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के विचार से वाणिज्यिक उपनिवेशवाद नीति का पालन करते हुए अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बहुत समय तक वे सफल नहीं हो सके। तभी उन्होंने शिक्षा देने और लोगों को सभ्य बनाने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों का घुसपैठ जनजातीय क्षेत्रों में कराया, ताकि उनके प्रवेश को एक उचित माध्यम मिल जाए। कालांतर में ये पादरी आदिवासी धर्म एवं संस्कृति की आलोचना करने लगे और उनका धर्म परिवर्तन करना आरंभ कर दिया। बड़ी संख्या में आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया और अपनी स्थितियों में सुधार की। शिक्षा पाने के कारण उनकी स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन तो हुआ, लेकिन वे अपने अन्य भाइयों से घृणा करने लगे। आदिवासी से अपने सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में अंग्रेजों द्वारा किए गए अतिक्रमण समझकर इसका प्रतिरोध करना शुरू किया। ऐसे ही परिवेश में वन्य समाज में व्याप्त धार्मिक भावनाओं ने कई क्रांतियों एवं नेताओं को जन्म दिया, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रति जिहाद का बिगुल बजाया। उन नेताओं का धार्मिक विश्वास था कि ईश्वर उनके कष्टों को दूर करेगा और विदेशियों के शोषण से उन्हें मुक्त करेगा। उनके पास वह जादुई ताकत है जिससे दुश्मनों की गोलियां बेअसर हो जाएंगी। इसी तरह का आत्मविश्वास उनके नेताओं में था, जिन्होंने संपूर्ण वन्य समाज के आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए भड़काया।
ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर 18वीं शताब्दी के मध्य में ही बिहार के तत्कालीन छोटा नागपुर एवं संथाल परगना क्षेत्रों में प्रवेश करने के अंग्रेजों द्वारा प्रयासों का आदिवासियों ने बलपूर्वक तथा हिंसात्मक तरीकों से विरोध किया। आइए अब देखते हैं पहाड़िया विद्रोह। यह जाति युद्ध प्रिय थी। इनका निवास स्थान भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में था। यहाँ अंग्रेजों ने आरंभ में मुखिया को जमींदार बना दिया, जिसको राजवसूली का कार्य भी दिया। अंग्रेजों ने साहूकारों, ठेकेदारों, राजस्व, वन तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को इनका शोषण करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें ऋणग्रस्तता तथा अपनी उपजाऊ भूमि का गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने के दौर से गुजरना पड़ा। इसने जनजातियों का आर्थिक आधार तहस नहस कर दिया और उन्हें दरिद्र बना दिया। अतः भारत में पहली बार इस क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह हुआ, अपने ही जमींदार के राजस्व नीति के विरोध में। इस विद्रोह का नेता तिलका मांझी था। यह भारत का पहला संथाली था जिसने न सिर्फ अपने जमींदार का विरोध किया बल्कि अंग्रेजों पर भी हिंसात्मक कार्रवाई की। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। सन 1779 में वह पहली बार भू राजस्व की राशि कम करने एवं किसानों की भूमि जमींदार से छुड़वाने के लिए वहां सशस्त्र विद्रोह किया। जमींदारों की सहायता अंग्रेजी सेना द्वारा की गई थी। अतः तिलका मांझी ने तिलापुर जंगल को अपना कार्यक्षेत्र बनाया, जहां से वह विरोधियों पर आक्रमण की योजना बनाता था। भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड पर उसने सशस्त्र प्रहार किया। वह नहीं चाहता था कि वन्य समाज एवं पहाड़ी क्षेत्रों की जनजातीय समाज में कोई भी बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप करे, उनका शोषण करे और उनकी सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। पहली बार कलेक्टर पर शस्त्र चलाने वाला यह पहला संथाल था जिसने तीर एवं धनुष से सन 1784 ईस्वी में उसे जख्मी किया, जिससे बाद में क्लेवलैंड की मृत्यु हो गई। हिंसात्मक कार्यों एवं अंग्रेज विरोधी नीति के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सन 1785 ईस्वी में भागलपुर में बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर उसे फांसी दे दी गई। तिलका मांझी अपने क्षेत्र की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। हालांकि उसके द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया, लेकिन इसने आगे के संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन अवश्य किया। तिलका मांझी ने अंग्रेजों द्वारा शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। जिस जगह पर उसे फांसी दे दी गई थी, आज वह तिलका मांझी चौक, जो कि भागलपुर में है, के नाम से जाना जाता है। अमर शहीद तिलका मांझी की मूर्ति गरीब किसानों के अधिकारों की रक्षा हेतु उनके प्राण की आहुति की कहानी कहता नजर आता है। आइए अब देखते हैं तमार विद्रोह। सन 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उड़ाव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया। इतिहास में यह तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह सन 1794 तक चलता रहा और अंग्रेजों की सहायता से इसे बहुत ही क्रूरतापूर्वक तरीके से दबा दिया गया। फिर भी विद्रोह की अग्नि समाप्त नहीं हुई। आगे चलकर इनका विरोध मुंडा और संथाल के साथ मिलकर प्रदर्शित हुआ। इस अध्याय के शेष भाग को अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।